आप सभी को सुबह का बहुत नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और अपना विशेष ध्यान रखते हैं। मैं मीनाक्षी राय, प्रवक्ता, राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश। आपके डीएलएड सेमेस्टर 2 का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसके विषय में बात करेंगे। और जो फर्स्ट यूनिट है उसका, जो प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी, बाल अधिकार की, राइट ऑफ चिल्ड्रंस, आज उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि बाल अधिकार के संबंध में जो राष्ट्रीय आयोग है उसके बारे में। प्रीवियस क्लास में जो हमने बात की थी उसमें बाल अधिकार क्या है, उसके संबंध में यूएन का क्या कन्वेंशन है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स हैं जो बाल अधिकार से रिलेटेड हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के द्वारा बच्चों के विकास, भागीदारी और सुरक्षा के लिए कई नीतियां और कानून बनाए गए और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने का निरंतर प्रयास किया गया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के एक 2005 में एक एक्ट आता है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट। 2005 में ये संसद से कानून बनता है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की जाती है, जो 2007 से कार्य करना प्रारंभ करता है। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 मेंबर्स होते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं इस आयोग के, उनको केंद्र सरकार द्वारा ये आयोग के सदस्यों को चुना जाता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी विशेष कार्य किया हो उन्होंने बाल कल्याण के दिशा में, ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है। और जो बाकी 6 सदस्य हैं उनमें से 2 महिलाओं का होना, उन 6 सदस्यों में से कम 2 महिलाएं हो, तो ये अनिवार्य है। और ये ऐसे क्षेत्र से चुने जाते हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बाल स्वास्थ्य, बाल देखभाल, बाल विकास, किशोर न्याय, निशक्त बच्चे, बाल श्रम, बाल मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान और बच्चों से संबंधित कानून के बारे में जिनको विशेष जानकारी हो और उस दिशा में उन्होंने विशेष कार्य किया हो, ऐसे लोगों को इसमें मेंबर बनाया जाता है। जो उद्देश्य है इस कमीशन का, वो है कि बच्चों के अधिकार को प्रमोट करना, उसको डिफेंड करना और प्रोटेक्ट करना, बच्चों के अधिकार को सुरक्षित करते हुए उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और बच्चों को एक सुरक्षित जीवन प्रदान करना है। इसके अलावा ये बहुत सी बातों पे बल देता है। जैसे इसमें पहला है कि किस चीज़ को ध्यान में रख के ये जो आयोग है ये कार्य करता है। ये इस सिद्धांत में विश्वास करता है, यूनिवर्सैलिटी एंड इनवायलेबिलिटी। ये विश्वास करता है कि जो हमारे इस बच्चे हैं उनको सारे बच्चे को समान अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए ये सार्वभौमिकरण में विश्वास करता है। और इसमें बात करता है कि विश्वास करता है कि बच्चे के किसी भी राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी नीति बने, कोई भी कार्यक्रम बने, कोई भी कानून लागू हो, वो बच्चों के अधिकार से सम्मत हो। जो हमारे कानून में जो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई हो, बच्चे के अधिकार के संबंध में जो आर्टिकल्स मेंशन हो उसमें जो बातें की गई हो,
और जो यूएन के कन्वेंशन में बात की गई हो। तो जो भी नीति बने, जो भी कार्यक्रम बने, उसमें जो भी प्रोग्राम बने, जो भी कानून बने, उसमें ये बच्चों के अधिकार से सम्मत होना चाहिए, उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो भी पॉलिसीज हो बच्चों से रिलेटेड, उसमें एक अर्जेंसी का एलिमेंट होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। बच्चों का राइट ऐसा है, बच्चे ऐसे वल्नरेबल एज ग्रुप में आते हैं कि उसमें उनके अधिकार से संबंधित किसी भी नीति में अगर किसी तरह की देरी होती है, तो उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, स्वास्थ्यप्रद नहीं होता, और उस एक गैप को फिल करने में फिर आगे जो प्रयास हैं वो बहुत लंबे समय तक करने पड़ सकते हैं। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो चाइल्ड की जो डेफिनेशन ली गई है, उसमें 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे को लिया गया है। ऐसा व्यक्ति जो 0 से 18 आयु वर्ग के बीच में आता हो, उसको इसमें बालक माना गया है। हालांकि हम देखते हैं कि हमारे देश में जो डिफरेंट कानून हैं बच्चों से संबंधित, उसमें कभी-कभी ये डेफिनेशन में वेरिएशन दिखता है। जैसे बाल श्रम कानून में 14 साल तक के बच्चों की बात की गई है, और जब हम मैरिज एक्ट देखते हैं बच्चों का, तो उसमें फीमेल के लिए 18 ईयर्स और बॉय के लिए 21 ईयर्स है। लेकिन सामान्यतः ये 0 से 18 आयु वर्ग तक के बच्चों की बात करता है। आगे ये बात जो महत्व दिया गया है इस आयोग में है प्रियोरिटी एक्शन। प्रियोरिटी एक्शन क्यों? हम समानता की बात करते हैं, सबको एक समान सभी अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी महसूस होता है कि कुछ प्रियोरिटी की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कुछ वर्ग ऐसा है जो बहुत ही वल्नरेबल है, जैसे डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे, जो बहुत ही पिछड़ी क्षेत्र में रहते हों, कुछ ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़े हुए हों। तो ये ऐसे बच्चों के लिए प्रायोरिटी एक्शन की भी वकालत करता है कि अगर ऐसा कोई समुदाय है, ऐसा कोई वर्ग है जिसको किसी विशेष तरह की आवश्यकता की अनिवार्यता है, तो उसमें आगे बढ़ के एक्शन लिए जाने की ये को महत्व देता है। पांचवी बात ये है कि ये सभी अधिकारों को इक्वल इम्पोर्टेंस देने की बात करते हैं, कि चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे बच्चों के पोषण का अधिकार हो, चाहे उसके स्वास्थ्य संबंधी अधिकार हो, चाहे उसकी सहभागिता का अधिकार हो, चाहे जीवन का अधिकार हो। तो ये आयोग इस बात में विश्वास करता है कि सभी राइट्स जो हैं वो इक्वल इम्पोर्टेंस हैं, कोई किसी से कम या किसी से ज़्यादा नहीं है, और ये सारे राइट्स जो हैं एक दूसरे को इन्फोर्स करते हैं। बिना एक के दूसरे राइट को प्राप्त करना संभव नहीं है, और बिना सारे राइट्स को भी एक साथ जब नहीं प्रदान किया जाता है बच्चे के, तो वो भी बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सही नहीं होगा। ये हमने पिछले क्लास में भी बात की थी कि जो हमने मुख्य रूप से जो 4 भागों में बच्चों के अधिकार को जो डिवाइड किया था, कि जीवन का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये सारे अधिकार भले सेपरेट सेपरेट हम उस पर काम करें, लेकिन ये सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और एक दूसरे को इन्फोर्स करते हैं। एक राइट को अगर हम बच्चे को राइट टू एजुकेशन उसको अगर मिलता है, तो वो अपने जो सहभागिता का अधिकार है उसको बहुत अच्छी तरह से अवेल कर सकता है, क्योंकि जब बच्चा शिक्षित होता है तो ये जान पाता है कि उसके लिए क्या चॉइसेस हैं, उसे क्या चॉइस उसकी क्या है, उसको क्या डिसीजन लेना है, कि हमें किस तरह का डिसीजन लेना है, उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है। अगर हम बात करें कि फिर राइट टू वोट की बात आती है, तो जब वो बच्चा पढ़ा लिखा होता है, 18 ईयर्स तक उसकी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन के थ्रू वो प्राप्त करता है, तो उसके बाद उसकी डिसीजन मेकिंग सही होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी राइट है वो बच्चे के जो डिसीजन मेकिंग को है वो बहुत साउंड बनाता है, और इसमें हर राइट का इम्पोर्टेंट है। जैसे हम कहें कि हमें पता है कि हमारे देश में कुपोषण भी एक समस्या है, जब किसी बच्चे में एक न्यूट्रिशन का सफिशिएंट लेवल नहीं होता है, जो भी न्यूट्रिएंट हैं, प्रोटीन, विटामिन, जब उसकी किसी स्पेसिफिक एज में जितना चाहिए वो जब नहीं होता है, तो हम बच्चे को कहते हैं कि कुपोषण का शिकार है। तो अब सबसे पहले अनिवार्यता तो है कि बच्चा स्वस्थ हो। स्वस्थ बच्चा ही एक अच्छे लाइफ को अवेल कर सकता है। हम कहते भी हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण होता है। तो जो स्वास्थ्य है
वो अच्छे एजुकेशन को करेगा। अगर बच्चा स्वस्थ होके क्लासरूम में जाएगा, पढ़ाई करेगा, तो उसको वो चीज़ें ज़्यादा इंजॉय करेगा वो टीचिंग को, और मिक्सअप होके अपने शिक्षा को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो राइट्स हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग नहीं है, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब सारे राइट्स जो भी हैं, उसके पोषण के संबंधी अधिकार है, उसके सुरक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, उसके एजुकेशन का जो राइट है, ये सब जब उसको एक साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, सही समय पर सही तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, तब वो बच्चा जो है एक अच्छे एक ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है। इन राइट्स सारे राइट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया गया है, फिर भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में पहले से ही कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो आयोग है, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन पे विशेष ध्यान देने की बात करता है, जैसे कि बाल श्रम है। बाल श्रम के संबंध में 1986 का अधिनियम भी है कि हमें पता है कि जो बच्चे हैं उनको हमें किसी हजार्डियस इंडस्ट्री में काम पे नहीं लगाना है, कि वो किसी भी तरह का ऐसी जैसे पटाखे बनाने वाली इंडस्ट्री हो, जैसे कहीं ग्लास का काम होता हो, कारपेट का काम होता हो, इस तरह की जो उसके स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह प्रभावित करें, ऐसे ऐसी इंडस्ट्रीज में बच्चे को हमें नहीं लगाना चाहिए। तो चाइल्ड लेबर पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, जैसे होटल और ढाबे में बच्चे काम ना करें, और बहुत बार देखा जाता है कि घरों में भी बच्चे काम करते हैं, तो 14 साल के कम आयु के बच्चे के लिए ये बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। तो इस चीज़ पे ये आयोग जो है वो विशेष ध्यान देता है। फिर बाल विवाह, इसके संबंध में एक्ट है 2006 का। बाल विवाह भी हमारे समाज में बहुत समस्या रही है, और अभी हाल ही में अभी न्यूज़ में भी आया था पश्चिम बंगाल में, कि ये जो अभी इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा जो अभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उसमें जो बाल विवाह के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सामान्य तौर पे हमें ये चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जिसमें इस तरह की जो समस्या है वो अभी प्रचलित है। तो बाल विवाह पे भी ये विशेष ध्यान देता है कि बच्चों, हमें पता है हमारे कानून में विवाह करने की एक कानूनी उम्र है, जो गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स है, बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स है। उससे पहले जो अगर कोई बच्चा विवाह करता है या कोई अभिभावक उसका विवाह करता है, तो ये एक कानूनी अपराध है। इसके अलावा चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात आती है, जैसे कि बच्चों को एबडक्ट करके और उन्हें किसी अनैतिक कार्य में लगा देना व्यावसायिक लाभ के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जिस पे ये जो राष्ट्रीय आयोग है, इसका विशेष फोकस रहता है। और कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आप लोग जानते ही हैं, आजकल बहुत प्रयास हो रहे हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके कि फीमेल को जो है वो लिंगानुपात को प्रमोट किया जाए, और उसे फीमेल को आगे प्रमोट किया जाए। तो ये इस बात पे भी इस आयोग का विशेष ध्यान रहता है कि जो गर्ल स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उस पे ध्यान दिया जाए। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो ऐसी बीमारी से ग्रसित होते हैं जो लाइलाज होती हैं, जैसे कोई बच्चा एचआईवी या एड्स से ग्रसित हो, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रयास करने होते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे बच्चों का सोसाइटी में नॉर्मलाइज करना, और उनको सोशल एक्सेप्टेंस की भी प्रॉब्लम होती है, और उनको मेडिसिनल क्योर की भी आवश्यकता होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर प्रॉब्लम आती है जुवेनाइल की, जो किशोर उम्र के बालक जो होते हैं उनके न्याय के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ जो कानून सम्मत कार्य नहीं है उनमें लिप्त हो जाते हैं, और इस तरह उन्हें न्यायालय का सामना करना पड़ता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, कि जब कानून जब उन्हें न्याय का सामना करना पड़ता है, जब वो ऐसी शंका में शंका हो जाए कि ये बच्चे ने किसी ऐसे अपराध को किया है जो किया जाना उचित नहीं है, तब उसे न्याय का सामना करना पड़ता है। तो जुवेनाइल के केस में भी, किशोर के संबंध में भी ये आयोग जो है ये विशेष कार्य करता है।
अब बात करते हैं कि फंक्शंस क्या हैं। ये जो आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, ये इसके फंक्शंस क्या हैं। पहला है कि जो भी बाल अधिकार से संबंधित जो भी काम है, उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुझाव देना कि प्रभावी रूप से उनको किस तरह से लागू किया जा सकता है, इस संबंध में गवर्नमेंट को सुझाव देना। और ऐसे जो रक्षात्मक उपाय होते हैं उनकी समीक्षा करना, उनकी जांच करना और समय समय पर वार्षिक रूप से या जब उचित हो गवर्नमेंट को इससे अवगत कराना। दूसरी बात है कि जब ये संज्ञान में आता है किसी बच्चे के राइट का वायलेशन हो रहा है, उसके अधिकार का हनन हो रहा है, उस समय इस आयोग के पास अधिकार है कि उसके संबंध में ये इंक्वायरी करे और ऐसे मामलों में क्या इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए उसको सुझाव दे। तो कभी भी किसी राइट का वायलेशन होता है और ये स्वयं संज्ञान ले सकता है आयोग इसके बारे में, और उसके बारे में क्या इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए उस बच्चे को राइट को प्रदान करने के लिए, इसके बारे में भी आयोग जो है वो सुझाव देता है। कई बार हम जानते हैं कि बच्चे कई सारी समस्याओं से प्रभावित होते हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, कम्युनल वायलेंस हो गया, दंगे हो गए, कभी नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कई बार कई तरह के अनैतिक शोषण का बच्चे शिकार हो जाते हैं। तो इस बात का भी वो परीक्षण करता है कि ये सारे कौन से कारण हैं जो उसको उसके सारे अधिकार को प्राप्त करने में बाधा की तरह काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के विषय में अध्ययन करता है। इसके अलावा जो बच्चों के अधिकार से संबंधित जो शोध है उसको करना और उस शोध को प्रमोट करना, ये भी कार्य इस आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही जो कम्युनिटी अवेयरनेस का प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन लॉज और प्रोग्राम चलते हैं जिनके बारे में आम जो पब्लिक है उसको पता नहीं होता है। तो उसके लिए अवेयर करना, जैसे आपने सुना होगा कभी परीक्षा पर्व का आयोजन इस आयोग के द्वारा किया गया, तो इस तरह की चीजें करना कि कम्युनिटी अवेयर हो, क्योंकि जिसके लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं जब तक उसको पता नहीं है, उसकी भागीदारी नहीं होगी, तो इसको प्राप्त करना कठिन होगा। नेक्स्ट है कि जो भी इंटरनेशनल संधियां होती हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं और जो भी बाल अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून बनते हैं उसका अध्ययन करना और उसमें क्या और हम अपने कानून में उसको अपना के बेहतर कर सकते हैं, उन चीज़ों का भी उन चीज़ों को संज्ञान में लेना भी इस आयोग का कार्य है। इसके अलावा जैसे पहले मैंने बात की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक नीड होती है, जिनकी विशेष आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों की नीड्स को देखते हुए कुछ विशेष प्रयास करना, उनके मैटर में देखना, ध्यान देना और उनके लिए कार्य करना भी इस आयोग का कार्य है। एक तो बात यह है कि अगर आयोग को स्वयं ये लगता है कि कहीं किसी बच्चे के राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उसमें वो खुद से वो प्रयास कर सकता है उस राइट को रिस्टोर करने के लिए। दूसरी बात है कि कंप्लेन भी किया जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति चाहे स्वयं कोई बालक या उसका अभिभावक या कोई व्यक्ति जिसके कहीं बालक के किसी अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो उस संबंध में जो है कंप्लेन कर सकता है। और इसमें कंप्लेन करने में किसी भी भाषा में वो कर सकता है। जो 8वीं अनुसूची में हमें पता है कि कुछ भाषाओं को मान्यता दी गई है जिसमें 22 भाषाएं हैं, तो किसी भी भाषा में कंप्लेन किया जा सकता है। और कोई फी नहीं है कंप्लेन करने की, किसी तरह का फी नहीं लिया जाएगा अगर किसी को कंप्लेन करना है तो। और इसके अलावा जो कंप्लेन की जानी है उसको इस तरह से वो कंप्लेन का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि क्या मैटर है, पूरी तरह से वो पूरी तरह से उसकी तस्वीर सामने रखी जाए आयोग के सामने। और आयोग जो है वो और भी फर्दर जो इंक्वायरी कर सकता है और फर्दर मैटर्स को मांग सकता है, एफिडेविट वगैरह जो भी उसको रिक्वायरमेंट लगे उस कंप्लेन के निराकरण करने के लिए। इसके बाद वो उस कंप्लेन को देखता है, जांच करता है और उसके लिए जो स्टेप लिया जाना चाहिए उसका वो सुझाव देता है। ये बात हुई राष्ट्रीय बाल अधिकार
संरक्षण आयोग की। इसी के तर्ज पे राज्यों में भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की व्यवस्था की गई है और राज्य भी अपने स्तर पे ये इस आयोग की स्थापना करते हैं। ये बाल अधिकार का संरक्षण क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे समाज का वो वर्ग है जो बिल्कुल ही नींव है हमारे देश का और इसके अधिकार को संरक्षित करना इसलिए आवश्यक है कि ये जो वर्ग है ये एक एडल्ट की तरह इन्हें उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है और जब तक हम इनके अधिकारों को सुरक्षित संरक्षित नहीं करेंगे हम अपने देश में एक शिक्षित और एक सशक्त नागरिक की व्यवस्था को नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये इनके अधिकार के संरक्षण की बात बार बार बात की जाती है और बहुत ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाती है। हम फिर भी हम देखते हैं कि इतने प्रयासों के बावजूद भी इतने लॉज बने हैं और इतने आयोग भी बना है और समय समय पे ऐसे कमेटी की रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं, फिर भी जो बच्चों की जो समस्याएं हैं अभी भी प्रेवेल कर रही हैं। जैसे अभी भी हमें दिखता है, अभी जैसे न्यूज़ में आया 6 तारीख को मैंने पढ़ा कि पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ कि जो चाइल्ड मैरिज के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है कि जो आपराधिक तत्व हो वो ज़्यादा सक्रिय हो गए हों। इससे हो रहा है जो कि बच्चों को अ, अवैध तरीके से वो एबडक्ट कर लेते हों। तो ये जो सारे एलिमेंट हैं, एक तो हमारा हो गया कि हमने कानूनी प्रोविज़न बना दिया। दूसरा हो गया कि ये जो अदर एलिमेंट हैं जो बहुत ही डाइवर्स हैं और उनको टैकल करना इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि अभी जैसे हम समस्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी हम एक समस्या से सामना कर रहे हैं और हमारा सारा फोकस रिसोर्स ये एक तरफ लगे हुए हैं। तो ये जो स्पेसिफिक जो कंडीशन आ रही है किसी भी समाज में, उस समय भी हम चाइल्ड राइट्स को कैसे बनाए रख सकते हैं, ये एक हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें जो है कि पेरेंट्स की भागीदारी के बिना ये बहुत मुश्किल है। तो जब तक सोशल अवेयरनेस नहीं होगा, जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी और साथ साथ में पॉलिसी का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक हम एक सुरक्षित बचपन, सुरक्षित किशोरावस्था बच्चों को नहीं दे पाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कि बाल श्रम कानून, बाल श्रम की बात आती है, जैसे उदाहरण के लिए कहें तो हम ये देखते हैं कि ये जो बच्चों का अधिकार है वो कई डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, कई विभागों से जुड़ा हुआ है। तो जब ये सारे विभाग एक कोऑर्डिनेशन में काम करें, जैसे बाल श्रम हो गया, जैसे जुवेनाइल की प्रॉब्लम हो गई और बाल विवाह की प्रॉब्लम हो गई, तो जो भी डिपार्टमेंट इनकी इन चीज़ों से डील करते हैं, जब उनका कोऑर्डिनेशन और एक साथ एक मंच पे आके इफेक्टिव वर्क वो कर पाएँ, तब हम बच्चों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे एक एजुकेशन का हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है और जो पब्लिक की भागीदारी है, ये तीनों के जो भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, किसी भी जो वो राइट जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो और साथ में जो पब्लिक है उसका अवेयरनेस, जब ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, तब हम देखते हैं कि हम बच्चों के जो अधिकार को सुरक्षित करने की बात करते हैं और उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन उनके जो चाइल्डहुड का है वो दे दे पाना तभी संभव हो पाएगा। तो आज की क्लास में हमने जाना कि एनसीपीसीआर क्या है, शॉर्ट में इसको एनसीपीसीआर बोलते हैं। इसका गठन क्या होता है, इसके एक मेंबर और 6 अतिरिक्त मेंबर होते हैं जिसमें 2 फीमेल का होना अनिवार्य है। और ये किन चीज़ों पे ज़्यादा इम्फेसिस करता है, किन चीज़ों पे ज़्यादा महत्व देता है और जो चाइल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें किन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है और इसके फंक्शंस क्या हैं। आज इसमें आज आपका असाइनमेंट भी होगा। असाइनमेंट आपका ये है कि बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बाल अधिकार
में भूमिका की व्याख्या करें। और ये जो असाइनमेंट है, जो आप लेक्चर में सुनते हैं, जो आप किताबें भी पढ़ते होंगे, और आपको अपने समझ से, कई बार होता है कि स्टूडेंट के माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या आप सोच सकते हैं, आप जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर चीज़ें गौर कर रहे होंगे, तो भी आपके माइंड में कोई चीज़ आ सकता है कि इसमें और क्या पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं अपने आंसर को इनरिच बनाने के लिए। तो आप बेझिझक अपनी बात रख सकते हैं पॉजिटिव तरीके से अपने आंसर में। इससे आपका आंसर जो होगा वो बुकिश लैंग्वेज ना होके एक आपका आपकी अपनी भाषा में होगा। तो इस तरह से आप उसका आंसर करके अपने आपका जो संबंधित डाइट है उसमें आप सबमिट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।